आज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत चुनाव में यदि कोई महिला निर्वाचित होकर सरपंच चुनकर आती है तो पंचायत चलने सहित पंचायत से संबंधित समस्त कार्य के अधिकार महिला सरपंच को होते हैं। लेकिन बालाघाट जिले में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां सरपंच पद पर महिला निर्वाचित तो हुई, लेकिन उन पंचायतों में महिला सरपंच के पति पंचायत चला रहे, जो न केवल पंचायत के निर्माण कार्य देख रहे बल्कि सरपंच, सचिव, पंच और नोडल अधिकारी की बगैर उपस्थिति में ही गांवों में आम सभा और बैठकों को लेकर पंचायत का संपूर्ण कार्य संभाल रहे। ऐसा ही एक मामला जनवा पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नगरवाड़ा के ग्राम चनेवाड़ा में सामने आया है, जहां बिना पूर्व सूचना, बिना मुनादी सरपंच, उप सरपंच, पंच, सचिव और नोडल अधिकारी के बिना ही सरपंच पति के द्वारा ग्राम सभा की बैठक ली गई, जिस पर अपनी आपत्ति जताते हुए पूर्व जनपद पंचायत के अध्यक्ष सहित अन्य ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। जहां ग्रामीणों ने सरपंच पति पर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करने और स्वयं पंचायत चलाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कर मामले में वैधानिक कार्रवाई करने और पंचायत राज अधिनियम 1993 की अवहेलना करने पर पंचायत सचिव पर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत नगरवाड़ा के अंतर्गत ग्राम चनेवाड़ा में बिना मुनादी, बिना सरपंच, बिना उप सरपंच और बिना नोडल अधिकारी के ग्राम सभा संपन्न कराई गई और ग्राम सभा सरपंच पति द्वारा संपन्न कराई गई है, जो वहाँ का मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है। रहने वाला नगरवाड़ा का है, परंतु ग्राम चनेवाड़ा में उनने ग्राम सभा ली है। कोरम नहीं होते हुए भी उनने ग्राम सभा लिया और वो नोडल अधिकारी उपस्थित नहीं था, सरपंच उपस्थित नहीं था, उप सरपंच उपस्थित नहीं था और वहाँ के ग्रामीण पंच भी नहीं थे उपस्थित और कोटवार द्वारा मुनादी नहीं कराई गई। कोटवार ने भी इस बात की पुष्टि की है। पहले ही मेरे पास शिकायत आई है, ग्रामीणों ने की है, लगभग 100 ग्रामीण हैं उसमें, तो जांच करवाते हैं इसमें। सर, क्या बिना सूचना और बिना मुनादी का नहीं, प्रॉपर ग्राम सभा का एजेंडा यहाँ से निकला हुआ था, नोडल अधिकारी हमारे नियुक्त हुए थे। अब मुझे ये देखना है कि उसमें क्या नोडल उपस्थित थे या गांव में मुनादी हुई थी, ये जांच का विषय है मेरा। वाराणसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बकेरा के आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा 24 अगस्त को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंचकर एसडीएम कामिनी ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण व्यक्तियों के द्वारा किए गए आदिवासियों के साथ जातिगत रूप से अपमानित करने, गाली गलौज करने, मारपीट करने व झूठे आरोप लगाने व अवैध वसूली करने के संबंध में तत्काल कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम बकेरा के आदिवासी परिवार में राम पिता घनश्याम टेकाम और घनश्याम पिता बाबूलाल टेकाम के साथ बलराम पिता धनीराम भगत, प्रताप बिसेन उप सरपंच व सरपंच पति ग्राम पंचायत बकेरा, सोनेन्द्र भौतिक जनपद सदस्य व राजेश नेवारे के द्वारा एक मत होकर राम टेकाम पर बकरी चोरी का झूठा आरोप लगाया। अन्य अमला लेकर राम टेकाम और घनश्याम टेकाम के घर पर गए, जहां उन्होंने उनके साथ अश्लील गाली गलौज कर उन्हें धक्का मुक्की किया और बकरी चोरी का झूठा आरोप लगाया। उसके बाद 16 अगस्त 2023 को रामपाली थाने में झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। शाम को अपमानित करने के लिए सार्वजनिक मीटिंग भी रखी गई। मीटिंग में सार्वजनिक रूप से आदिवासी परिवार पर घनश्याम टेकाम और राम टेकाम को अपमानित कर अवैध रूप से 6,000 रुपये का जुर्माना आदिवासी परिवार पर अधिरोपित कर अवैध वसूली की गई, जबकि पीड़ित परिवार राम टेकाम की मां ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना महिला समूह से प्राप्त होने वाले ऋण से ही बकरी की खरीदी की थी और इससे ही वे अपना जीवन यापन कर रहे थे। जहां पूर्वजों से शासकीय जमीन पर खेती करते थे, वहां भी अब फॉरेस्ट विभाग ने वापस ले लिया। अब इनके पास कोई साधन नहीं है। बताया जा रहा है कि राम टेकाम 14 अगस्त को बकरी चराने के लिए गया हुआ था, जहां बलीराम भगत का लड़का भी मार्शल भगत अपने जानवर को लेकर चराने गया था, जहां पर उसकी एक बकरी घूम गई, वो कहीं चली गई। जिसकी बात को लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यह लोग अमले को लेकर घनश्याम टेकाम के घर गए और आदिवासी गरीब के घर जाकर उसे धमकी देते हुए जातिगत अपमानित कर अश्लील गालियां दी गई और झूठा आरोप लगाकर 16 अगस्त को रामपाली में पुलिस में शिकायत की गई। उसके बाद गांव में मीटिंग रखकर उन्हें अपमानित करते हुए 6,000 रुपये देने के लिए भी कहा। जब अगले दिन वह रुपये देने गए तो लोगों के पैर पड़कर माफ़ी मांगने के लिए उससे कहा गया और उप सरपंच के पास आकर उसने अपनी राशि भी दे दी, जिसके बाद उक्त पीड़ित आदिवासी परिवार को यह पता चला कि उक्त गुम हुई बकरी बघोली के हीराटोला निवासी रंजन टेमरे और बाबूलाल टेमरे के पास है। तब उन्होंने वहां जाकर देखा तो रंजन टेमरे ने बताया कि यह बकरी हमारे घर आ गई थी, किसकी है उन्हें नहीं पता। इसकी जानकारी ग्राम के लोगों को आदिवासी परिवार के द्वारा दी गई।
जब बकरी बलिराम भगत की थी तो वह अभी भी रंजन टेमरे निवासी ग्राम हीराटोला के घर में है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे आदिवासी युवकों ने कहा कि उक्त चारों के विरुद्ध तत्काल ही कानूनी कार्रवाई कर आदिवासी समाज के सम्मान में जान माल की सुरक्षा की जाए। इसके लिए शासन को 1 सप्ताह का समय भी दिया जाता है, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। यदि हमारे सम्मान की रक्षा नहीं की गई तो संपूर्ण प्रदेश में आदिवासियों के सम्मान की रक्षा के लिए आंदोलन किया जाएगा। इससे जो शांति भंग होगी उसकी जवाबदारी प्रशासन को होगी, इसकी भी चेतावनी उन्होंने दी। हमारे पे, हम आदिवासी है, हमारे पे बकरी चोर का आरोप लगाया गया। हाँ, उप सरपंच। अच्छा, हाँ। फिर सर हमारे घर पे आए थे, गाली गलौज करे और मारपीट भी करे, और सर दूसरे दिन फिर जुर्माना ले ली सर, हमारे जबरदस्ती धमका के सर उप सरपंच ने सर। कितना जुर्माना लिया? 6,000 रुपये सर। अच्छा, और बोले पैसे भी दिए उनको, और फिर पैसे देने के बाद लादी मारे सर, और पाव भी चढ़वाए सर उन्होंने सर। अच्छा, हाँ सर। कितने लोगों ने पाँव चढ़वाए? उप सरपंच और बलिराम भगत बकरी वाला, जिसकी बकरी घूमी थी। उप सरपंच का नाम? उप सरपंच का नाम प्रताप बिसेन सर। अच्छा, तो क्यों, किस कारण से करवाया आपको ये चीज़? सर जी हम बकरी चराने गए थे तो दूसरे ने बता दिया इनको कि इनने हमारी बकरी बांधा, हमारे झूठा आरोप लगाए सर इनने। और बकरी चराने गया था, उनने आरोप लगाए हमारे पे। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी वाले आए और हमें मीटिंग बैठा लें। मीटिंग बैठाने के बाद में उनने जुर्माना ठोके 6,000 रुपये। 6,000 ठोकने के बाद में फिर उनने पैसे मांगने के बाद उन्होंने पैसे दिए उनको। फिर उनने हमने जीप से पाव को चटवाए। उसके बाद में फिर उन्हें अब पीछे पलटने मारे। किसका पैर चटवाया आपको? मनोज जी, अपना उप सरपंच का। उप सरपंच के पैर चटवाया? हाँ सर, और बलिराम भगत के भी। पंचायत बकेरा में जो आदिवासी टेकाम जी के ऊपर जिस प्रकार से गांव के सरपंच, उप सरपंच और बीडीसी उन लोगों के द्वारा जो उनके ऊपर प्रताड़ित किया गया उनको, और बकरी चोरी का इल्ज़ाम जो लगाया गया, जो झूठा आरोप है, जिसमें उनकी आदिवासी समाज की छवि को धुंधली किया गया और उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया गांव में। और जो FIR दर्ज किया गया उनके द्वारा, बकरी जो कि गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई जाती है, जिसमें कि चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती, वह बकरी न उनके यहाँ मिली न किसी के यहाँ मिली। उसके बाद भी उनके ऊपर वो आरोप लगाकर मीटिंग बैठाल कर सरपंच, उप सरपंच और BDPC के द्वारा उनके और बलराम भगत के द्वारा इनके ऊपर 6,000 रुपये का जुर्माना किया गया और इनको प्रताड़ित किया गया। और उसी बीच में वह बकरी 14 यानी अभी 2 दिन पहले वह ग्राम पंचायत बघोली के ग्राम हीराटोला में वह टेमरे जी के यहाँ पर वह बकरी चराने गए थे, उनके पास बकरी वह मिली। जब इस विषय पर ग्राम पंचायत बगेरा के उप सरपंच प्रताप बिसेन से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई और ना ही पैर पड़वाए गए। बैठक रखी थी, मुझे भी बैठक में बुलाए थे जहां मैं गया था। जो भी आरोप ये लगा रहे हैं वे सभी निराधार है। आज भी एक आदिवासी परिवार आया हुआ था और उन्होंने ज्ञापन इस बाबत दिया है कि उप सरपंच और कुछ गांव के अन्य लोगों द्वारा बकरी चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया है और कुछ पैर चटवाए गए। इस तरीके की घटना उन्होंने बताई है और उन्होंने मुझे इस संबंध में ज्ञापन दिया है। इसमें थाना प्रभारी को भेजकर जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही करवाई जाएगी। प्रति वर्ष के अनुसार श्रावण मास के अवसर पर ग्राम बड़ी कुमारी में अवंतीबाई लोधी महासभा के द्वारा 22 अगस्त को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। आपको बताया कि सुख समृद्धि की कामना को लेकर श्रावण मास में हनुमान मंदिर में 22 अगस्त को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गांव के ग्रामीणों के द्वारा पूजन अर्चन कर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई, जिसका समापन 23 अगस्त किया गया। चौबीस अगस्त को न्यूनतम वेतन का तत्काल पुनरीक्षण कर एरियर भुगतान सहित 6 मांगों का ज्ञापन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 ने मुख्यमंत्री के नाम श्रम अधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 के अनुसार राज्य सरकारों को प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल से न्यूनतम वेतन की दरों का पुनरीक्षण करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित नियोजनों को औद्योगिक मजदूरों व बीड़ी क्षेत्र का पिछले न्यूनतम वेतन पुनरीक्षक
2 वर्ष 2014 में किया था। पिछले वेतन पुनरीक्षण के बाद लगभग 9 वर्ष हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने वैधानिक रूप से किया जाने वाला न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण अब तक नहीं किया है। आज जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को प्रति 5 वर्ष में श्रमिकों का वेतन, श्रमिक कर्मचारी का वेतन का पुनरीक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में विगत 9 वर्ष हो चुके हैं, वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है और 8 घंटे काम की बजाय 12 घंटे काम लिया जा रहा है और 8 घंटे काम का वेतन दिया जाता है, शेष समय का वेतन नहीं दिया जाता। इसलिए वर्तमान में आज दिनांक 22/8/2026 से 26/8/2023 तक पूरे प्रदेश में सीटू यूनियन द्वारा ये वेतन पुनरीक्षण के लिए श्रम पदाधिकारी, आयुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मांग करते हैं? उसमें ये मांग करते हैं कि हमारा जो 26,000 वेतन दिया जाए और जो 8 घंटे के अलावा शेष समय काम दिया जाता है उसका भी वेतन दिलाया जाए और जो कर्मचारी परमानेंट नहीं है उनको परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए और उनको उस वेतन पुनरीक्षण के तहत लाया जाए। अभी तक साइबर ठगों के द्वारा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर तकनीकी वस्तुएं जैसे बाइक, कार, ट्रैक्टर व घरेलू वस्तुएं बेचने के नाम पर साइबर धोखाधड़ी की जाती थी, किंतु इस बार जिले में पहली बार ऑनलाइन ठगी के नाम पर साइबर ठगों के द्वारा अच्छे नस्ल की भैंस ऑनलाइन बेचने के नाम पर एक व्यक्ति से 60,000 रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने में आया। इसके अलावा साइबर नोडल शाखा में बुधवार को एक महिला ने ऑनलाइन नौकरी के नाम पर करीब 3,14,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज कराई। साइबर नोडल शाखा में पदस्थ आर चांदनी सांडेली ने जानकारी देते हुए बताया कि बिरसा निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराते हुए यह बताया कि वह किसान और पशुपालक है। मोबाइल में उसने इंटरनेट मीडिया पर एक पेज देखा जिसमें ऑनलाइन भैंस बेचने का विज्ञापन था। मुझे भैंस की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने वहां दिए गए नंबर पर कॉल किया। कॉलर ने उससे भैंस बेचने के लिए 5,000 फिर 15,000 रुपये मांगे। धीरे धीरे अलग अलग बहाने बताकर पैसों की मांग करता गया। आर चांदनी सांडेली ने बताया कि पीड़ित ने 5 बार में 60,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। जब पैसों की मांग खत्म नहीं हुई तब पीड़ित ने साइबर नोडल शाखा में आकर इसकी जानकारी दी। मामले में बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी तरह ऑनलाइन ठगी से जुड़ा दूसरा मामला जिला मुख्यालय का है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने टेलीग्राम चैनल पर घर बैठे नौकरी कर अच्छी खासी तनख्वाह मिलने से जुड़ा एक फर्जी कंपनी का विज्ञापन देखा। इसमें लिखे नंबर पर पीड़ित महिला ने कॉल किया। कॉलर ने महिला को देश प्रदेश के नामी होटलों की समीक्षा करने, उसकी रेटिंग देने के लिए लिंक भेजा। महिला ने लिंक पर क्लिक करके कंपनी के द्वारा दिए गए टारगेट को पूरा किया। ठग ने महिला से पहले 40,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में मांगे। पैसे देने के लिए महिला को कुछ टारगेट मिले जिसके एवज में उसे मुनाफा भी मिला, लेकिन कॉलर ने 2 दिन के भीतर से उससे अलग अलग बहाने बताकर पैसे ट्रांसफ़र कराते हुए जिसमें 3,14,000 की ठगी महिला से की गई, लेकिन दोबारा मुनाफा नहीं मिला। ठगी होने पर महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेलगांव निवासी 35 वर्षीय चंद्र कुमार पंचेश्वर की नाली में गिरने से मौत हो गई। घटना 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलगांव निवासी 35 वर्षीय चंद्र कुमार पिता काशीराम पंचेश्वर 24 अगस्त को दोपहर 3 बजे घर से साइकिल में खेत जाने के लिए निकला था। खारी रोड की ओर साइकिल से खेत जा रहा था, तभी बेलगांव से मोहगांव धपेरा मार्ग के किनारे बेलगांव के समीप पानी निकासी के लिए बनाई गई नाली किनारे साइकिल अनियंत्रित होने से वह नाली में गिर गया, जिसे सर में चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद मार्ग से गुजर रहे लोगों ने देखा और आसपास निवासरत लोगों और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दी। तत्काल उसे लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने चंद्र कुमार को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि बेलगांव निवासी कृषक चंद्र कुमार पंचेश्वर गुरुवार को दोपहर 3 बजे साइकिल से खेत जा रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित होने से वह सीमेंटीकरण नाली में गिर जाने से उसके सर में अधिक चोट लगने से उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में शुरू कर दिया गया है।
अपनी लंबित मांगों को लेकर चल रहे अवकाश पर पटवारी संघ के द्वारा एक अनूठा प्रदर्शन करते हुए 24 अगस्त को पटवारी के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में सौंपा है। इसके पीछे पटवारियों का यह मानना है कि संकट मोचन महाबली हनुमान सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करे। इस हेतु सबसे पहले उन्होंने ज्ञापन हनुमान जी के चरणों में ज्ञापन रखा है। उसके बाद वह ज्ञापन प्रशासन की ओर प्रेषित करेंगे। आपको बता दें कि अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदेश के पटवारी आवाज उठा रहे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले बालाघाट जिला इकाई के पटवारी शहर के हनुमान चौक स्थित मंदिर पहुंचकर भगवान हनुमान के चरणों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वह पिछले 25 वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक शासन का ध्यान उनकी न्यायोचित मांगों पर नहीं गया है। क्योंकि भगवान हनुमान जी संकट मोचक है, इसलिए हमने तय किया है कि शासन का ध्यान आकर्षित कराने तथा भगवान हनुमान जी से अपने संकट दूर करने की प्रार्थना लेकर उनके चरणों में ज्ञापन सौंपेंगे। देखो, हम लोग जो है अपनी न्यायोचित मांगों के लिए विगत 25 सालों से प्रयासरत हैं और हमने शासन स्तर पर आवेदन निवेदन ज्ञापन कई बार दिया हुआ है, लेकिन शासन जब हमारी मांगों को नहीं मान रही है तो आज हमने सोचा है कि हम भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में जो संकट मोचन है, आज उनके श्री चरणों में अपने ज्ञापन देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि भैया हमारी जो न्यायोचित मांगे हैं हमारे प्रभु जी के माध्यम से आपके पास आइए, आप हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा करिए। अचानक ऐसा कैसे सूझा हुई है कि हनुमान जी के चरणों में रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस प्रकार का आवेदन ज्ञापन नहीं दिए थे? हनुमान जी संकट मोचन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए हमने सोचा कि सबसे हमारे जो शासन है उनको हम कान में जू रेंग नहीं रही है, इसलिए कम से कम हमारे संकट मोचन भगवान जो है शायद एक कृपा कर दे कि हमारी मांगे पूरी हो जाए, फैसला मिल जाए हम सब पटवारियों को। राशन दुकानों में काम करने वाले सहकारी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने, उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन और सुख सुविधाएं देने और समिति के सहायक प्रबंधकों को प्रबंधक बनाए जाने की प्रमुख मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सहकारी कर्मचारियों की पिछले 8 दिनों से हड़ताल जारी है। जहां जनपद पंचायत बालाघाट कार्यालय के सामने जारी इस हड़ताल को 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर गुरुवार को हड़ताली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारी प्रदेश सरकार से खासा नाराज हैं, जिन्होंने आवेदन निवेदन और कई बार हड़ताल प्रदर्शन करने के बावजूद भी मांग पूरी न होने से जनपद पंचायत भवन के सामने 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। सहकारी समिति कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से और सोसाइटियों में ताला जड़े रहने के कारण ग्रामीण किसानों को राशन, खाद सहित अन्य सामग्री नहीं मिल पा रही। वहीं किसानों को ऋण वितरण व समितियों को कंप्यूटराइज करने के कार्य पूरी तरह से ठप हो गए। वहीं कर्मचारी बिना मांगों को सरकार के माने बिना वापस लौटने के लिए भी तैयार नहीं है। पिछले दिनों प्रदेश प्रतिनिधि मंडल से सरकार की वार्ता भी बेनतीजा रही, जिसके चलते उनकी हड़ताल जारी है। हड़ताल का तो 8वां दिन है, जब 16 तारीख से चालू है और पूरे प्रदेश में एक साथ हड़ताल चल रही है। और अभी हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है प्रदेश में, उससे बारी बारी से बात हो रही है और हमारे संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान का हमारे प्रदेश अध्यक्ष DGP वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी मिले हैं और उनके साथ में जो बात हुई है और वहाँ कुछ प्रपोजल रखे हैं, उस पर सूचना भी होने वाली है। ऐसा इन सूत्रों से ज्ञात हो रहा है और 1-2-4 दिन के अंदर कहीं ना कहीं से कोई अच्छा रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद लगी है। वाराणसी में भी चंद्रयान 3 की सफलता के उत्सव को शैक्षणिक संस्था संघर्षराव पटेल शासकीय महाविद्यालय वाराणसी, TLY CM राइज स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय वाराणसी की संयुक्त NCC कैडेट्स ने रैली निकालकर जश्न मनाया, जिसमें NCC इकाइयों के द्वारा इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की शुभकामनाओं के लिए नगर के दीनदयाल चौक से ऐतिहासिक जयस्तंभ चौक तक रैली के माध्यम से संदेश दिया गया। इस दौरान कैडेट्स के द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष लगाए गए। माता की जय, इसरो जिंदाबाद, इसरो जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय किसान, जय विज्ञान, जय किसान, जय विज्ञान।
हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा में सफल लैंडिंग करके भारत का नाम रोशन किया है। पूरे इसरो साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत के बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो पाई है। इसी की खुशी जाहिर करने के लिए हम सभी यहाँ पे सभी देशवासियों को अवगत कराने के लिए कि जब भी हमारे देश में कोई भी ऐसी स्थिति होती है कि हमारा देश किसी क्षेत्र में नाम रोशन करता है तो सभी देशवासी मिलकर इसे सेलिब्रेट करें, एक भारतीय त्यौहार की तरह इसे मनाएं। ये हमारा उद्देश्य था, क्योंकि तभी से हमारा देश के हर एक नागरिक के अंदर ये क्षमता आएगी कि वह अपने क्षेत्र में अपने आप को उन्नत करने के लिए कार्य कर सके। सर, जो कल हमारे इसरो ने इतना बड़ा इतिहास रचा है, अपने सर विक्रम लैंडर को साउथ पोल में उतारा गया है सर, तो हम उससे सिटीजन्स को सर अवेयर करना चाहते हैं, अपने सर इंडिया का बताना चाहते हैं कि इंडिया भी किसी से कम नहीं सर। अगर कोई एक चीज़ ठान ली जाए तो सर वो करना मुश्किल नहीं है सर। भले चंद्रयान 2 फेल हुआ, लेकिन सर उसी से सीख लेकर इसरो ने और एक बेहतर मिशन लॉन्च किया और चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया। बजट नहीं होने से 1.5 दर्जन से ज़्यादा आउटसोर्स और ठेका कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने काम से बंद कर दिया, जिससे नाराज जिला चिकित्सालय बालाघाट के आउटसोर्स और ठेका कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आउटसोर्स अस्थायी व ठेका कर्मचारी संयुक्त संगठन मोर्चा के बैनर तले 24 अगस्त को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर काम पर यथावत रखे जाने सहित 4 से 5 माह का मानदेय दिलाए जाने की भी मांग की। आपको बताया कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में विगत 10 से 15 वर्षों से आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में ठेकेदार के पास में काम कर रहे थे, जिनको 23 अगस्त को ठेकेदार के द्वारा लगभग 17 से 20 कर्मचारियों को बिना सूचना दिए काम से बंद कर दिया गया। काम से बंद होने की सूचना सिविल सर्जन को भी वे बता चुके हैं, परंतु किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तथा विगत 4 से 8 माह का पारिश्रमिक मानदेय ठेकेदार के द्वारा प्रदान नहीं किया गया, न ही उन्हें ईपीएफ की कटौती की भी जानकारी दी गई। कल हमें बोला गया कि आप लोग को सब लोगों को बंद कर दिया जाता है, 17, 18, 20 लोगों को कम से कम, और बोला कि काम से बंद हो जाओ। क्यों बंद कर रहे हैं काम से? बजट नहीं है बोल रहे हैं ऊपर से। अच्छा, अब 12-13 सालों तक आपकी सेवाएं ली और अभी अचानक आपको बंद कर देना, क्या लग रहा है आपको? ये तो लग रहा है सर शासन की कहीं ना कहीं अनदेखी है, हम लोगों को निकाल दिया जा रहा है बार बार। पहले भी ऐसा मतलब 2 साल 4 साल में निकाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फिर ले लिया जाता है। तो अभी आप लोगों ने अभी आवेदन वगैरह दिया है क्या? ज्ञापन दिया है क्या? ज्ञापन अभी सर हम लोग CS सर को दिए हैं और CMO सर को और कलेक्टर साहब को दिए। क्या लग रहा है आपको? क्या सर, यहाँ पे हम लोग विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं आउटसोर्स के माध्यम से, और हमें 2-4 साल में हमें बार बार ऐसे ही निकाल दिया जाता है, बता दिया जाता है कि बजट नहीं है या कुछ भी कारण बता दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अधिकारियों से बात की जाती है, अधिकारी भी हमें बोलते हैं कि आपको हम देखते हैं, बताते हैं, और फिर हमें वापस रख दिया जाता है। भरी कोविड में हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटी किए हैं, घर परिवार को छोड़ के ड्यूटी की है, पर हमें कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं है, भेदभाव किया जाता है। और हम लोग बस एक ही मांग रखते हैं प्रशासन से कि हमें दैनिक भोगी के रूप में कार्य दिया जाए। 17 से कम 12 से 17 लोगों को निकाला गया है, जिसमें इनकी मुख्य मांगे यह रखी गई है कि 5 से 6 माह का मानदेय नहीं मिला है, इनको EPF की राशि जो कटी गई है उसकी अभी तक जानकारी नहीं मालूम है, और जो 15-20 सालों से काम कर रहे हैं उनको निकाला गया है। अच्छा, क्यों निकाला गया, क्या कारण लगा? अब ये तो सर उनको पूछने के बाद बताया गया है कि उनका बजट नहीं आया है अभी तक। अच्छा, अब क्या रणनीति बन रही है? अब तो सर हम लोग अभी ज्ञापन देना चाह रहे हैं। उस कर्मियों को बंद नहीं किया गया भाई, जो बजट के अंतर आते हैं। पहले एक रूटीन बल्क में बजट आता था, आजकल उन्होंने फिक्स क्राइटेरिया कर दिया है। SNCU का अलग है, PICU का अलग है, NRC का अलग है। तो जितने कर्मचारियों का बजट आएगा हम उतने ही लोगों को रखेंगे, बाकी लोगों को कैसे रख सकते हैं? तो अभी किसी को बंद किया है कि? अभी कुछ नहीं है, वो तो आउटसोर्स वाली जो एजेंसी है वो लोग करेंगे, हम लोग किसी को बंद नहीं करेंगे।